नमस्कार। अब हम शुरू करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मेडिवल हिस्ट्री, तो उसमें आगे शुरू करते हैं खिलजी वंश। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जिससे थोड़ा हमें भी तो सपोर्ट मिले। तो चलिए, जो खिलजी थे वो मूलतः तुर्क थे, लेकिन इनके पूर्वज कहाँ बस गए थे? अफगानिस्तान में। तो इन्होंने अफगान रीति रिवाज को और संस्कृति को अपना लिया। तो इतिहासकार इनको बोलते हैं खिलजी क्रांति। और तुर्की श्रेष्ठता मनोवृत्ति को आघात लगा, माने इन्होंने कहा कि ये अपने आप को कहते थे अफगान, थे मूलतः तुर्क लेकिन स्वयं को अफगान मानते थे। और खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, लेकिन लेकिन खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से अलग किया। इससे पहले वाले जो भी थे वो धर्म के हिसाब से, खलीफा के हिसाब से चल रहे थे। अब बात करें जलालुद्दीन खिलजी की। इन्होंने क्यूमर्स को तो टपका ही दिया था। तो 1290 से 1296 में जलालुद्दीन खिलजी रहे। जलालुद्दीन खिलजी ने 1 वर्ष तक किलोखरी को अपना केंद्र बनाया और बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, और मलिक छज्जू के विद्रोह को भी माफ कर दिया। मलिक छज्जू था कौन? ये था बलबन का भतीजा। सूफी संत सिद्दी मौला को मृत्युदंड किसने दिया? क्वेश्चन बनता है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने। और दीवान वकूफ यानी कि व्यय विभाग की स्थापना करी। मंगोल नेता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित किया। जलालुद्दीन खिलजी को क्या बोलते हैं? मंगोल एक्सपर्ट बोलते थे, क्योंकि इसने कई बार मंगोल आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इसके बाद उलूग खां आए, तो इन्होंने उनको भी हरा दिया। तो वो दिल्ली में बस गए और वो सब बना, उनको कन्वर्ट कराया, और वो जगह बनी मंगोलपुरी, जिन्हें बोलते हैं नवीन मुसलमान। फिर इसने दिल्ली के ठग और चोरों को बुलाया, बोले पार्टी है भाई, पार्टी है। सभी लोग आए और उनको समझाया कि ब्रो, या तो दिल्ली छोड़ जाओ या दुनिया छोड़ जाओ। इसके बाद इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अभी तक जलालुद्दीन खिलजी थे, AK अरविंद केजरीवाल नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी है। इसने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में देवगिरी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी, बोले तुम्हारा टाइम आ गया है। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 1296 से 1316 तक रहा। इसके बचपन का नाम था अली गुरशाप। पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी, जो इसका चाचा था, उसने किया। और कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली प्रवेश के समय इसने लूट कदन जनता में बांटा। इसके 2 सपने थे। विश्व विजय यानी कि सिकंदर सानी बनना चाहता था, और नया धर्म अपनाना चाहता था। काजी मुंगीस यानी कि मुंगीसुद्दीन के साथ उसका इस संदर्भ में उसका संवाद बहुत प्रसिद्ध है। इसके समय में कुछ विद्रोह भी हुए, जिनकी चर्चा इस प्रकार है। जैसे नवीन मुसलमानों का विद्रोह। नवीन मुसलमान कौन थे? जो मंगोल थे, कन्वर्ट हुए थे, उनका विद्रोह हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसके बाद मंगू खां का विद्रोह होता है, अख्त खां का विद्रोह होता है, और हाजी मौला का विद्रोह होता है। तो विद्रोह हुए, उनको तब तक अलाउद्दीन खिलजी की ताकत का अंदाजा नहीं था। विद्रोह रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार किए। इन्होंने अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त कर दिया, क्योंकि देखो विद्रोह हो, कुछ भी उसके लिए चाहिए पैसा, तो इनकी अतिरिक्त आय के स्रोत ही खत्म कर दिए। शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया, और अमीरों में, अमीर माने जो वहाँ पर ऐसे मान लो मंत्री टाइप के, तो अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी की अनुमति से ही संभव थे। गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न अभियानों के बारे में। तो 1299 में यह गुजरात अभियान चलाया। देखो अभियान के भी सन के हिसाब से क्रम आते हैं, ये देख लेना। तो 1299 में AK ने गुजरात अभियान चलाया। अभी भी AK गुजरात अभियान चला रहे हैं 2000
1922 में। तो गुजरात अभियान, इस समय शासक वहाँ का था कर्ण बघेल। कर्ण बघेल को उसने हरा दिया और कर्ण बघेल और देवल रानी जो उसकी पुत्री थी वो देवगिरी चले गए, और कर्ण बघेल की जो पत्नी थी कमला देवी, उन्होंने एके से क्या कर लिया, विवाह। इसके बाद आगे बढ़ो तो जैसलमेर। 1299 में ही जैसलमेर, पहले गुजरात फिर जैसलमेर, उसके बाद 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1305 में मालवा, 1308 सिवाना और 1311 जालौर। ये आपको क्रम याद रखना है, सन भले ही याद ना हो। चित्तौड़ देख लेना 1303 और मालवा 1305, क्रम देख लो। गुजरात जैसलमेर, गुजरात जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मालवा, सिवाना और जालौर। तो आपको याद रखना है गुजरात, GJR, गुजरात के सीएम, गुजरात सीएम। तो याद रहेगा गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, गुजरात सीएम, ये ट्रिक है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के अभियान की। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का जो नेतृत्व है वो किया मलिक काफूर ने। कहाँ कहाँ पे, तो देखो देवगिरी, देवगिरी में यहाँ पर शासक था रामचंद्र देव जो था यादव वंश का, और वारंगल में प्रताप रुद्र देव जो था काकतीय वंश का। मदुरै में वीरपांड सुंदरपांड पांड वंश के शासक थे, और द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम में वीर बल्लाल देव तृतीय होयसल वंश से संबंधित थे। वंश भी पूछ लेता है तो देवगिरी का शासक यादव वंश का, वारंगल का शासक काकतीय वंश का, मदुरै का पांड वंश का वीर पांड और सुंदर पांड, और द्वार समुद्र बल्लाल देव यहाँ पर थे, ये थे होयसल वंश के। ठीक है। अब वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया, और मदुरै अभियान सबसे सफल अभियान था क्योंकि लूट सर्वाधिक मिली। लेकिन वीर पांड्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। सैन्य सुधार, तो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी समझ गया था। देखो चूंकि खिलजी साम्राज्यवादी थे तो इन्होंने सेना का गठन किया और उन्हें वेतन देना प्रारंभ कर दिया। नियमित सेना का गठन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उन्हें वेतन देना प्रारंभ किया। खुम्स, यानी कि खुम्स बोलते हैं लूट के माल को, खुम्स मतलब लूट का माल। तो लूट के माल में उनकी हिस्सेदारी को कम कर दी। पहले 80% सैनिक को मिलता था और 20% राजा को, अब 20% सैनिक को मिलने लगा, 80% राजा को। और हुलिया प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखवाना प्रारंभ किया एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागना प्रारंभ करता है अलाउद्दीन खिलजी। दागने की प्रथा, हुलिया और दाग प्रथा का प्रारंभ करने वाला शासक कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद बात करें राजस्व सुधार की, तो भूमि की पैमाइश करवाई और उसे क्या कहा जाता है, मसाहत। भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सैनिकों को वेतन देना था, सेना बड़ी करनी थी। इसने एक विभाग की स्थापना की, कई बार आता है वो विभाग का नाम, वो है दीवान मुस्तखराज, जो था राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यह क्या करता था, दीवान मुस्तखराज बकाया भू राजस्व कर वसूलता था। और इसने 2 कर लगाए, पूछ लेता है और कुछ नहीं पूछेगा, इनके बारे में नहीं पूछेगा कि चरी कर और घरी कर लगाने वाला शासक कौन था, तो वो था एके। बाजार सुधार, अलाउद्दीन खिलजी, देखो साम्राज्य बनाना है तो साम्राज्य बढ़ाना है तो साम्राज्य को पहले मजबूत होना पड़े। साम्राज्य मजबूत तब होगा जब उसमें समस्त व्यवस्थाएं अच्छे से चल रही होंगी। यह बात अलाउद्दीन खिलजी अच्छे से जानता था। तो उसने पहले तो कर सुधार किए, नियमित सेना रखी, उनको वेतन दिया, फिर उसने बाजार सुधार के कार्यक्रम रखे।
वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए गए और सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया गया। बाजार को उसने 3 भागों में विभाजित किया: सराय अदल, मंडी, दासों या जानवरों का बाजार। सराय अदल, दूसरा भाग मंडी, तीसरा दासों या जानवरों का बाजार। बाजार सुधार हेतु उसने एक विभाग की भी स्थापना की जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, दीवान ए रियासत। यहाँ पर व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होता था। इसके बाद एक और पद उसने बनाया, वो था सहना ए मंडी, जो थे पुलिस अधिकारी। सहना ए मंडी जो थे पुलिस अधिकारी। इसके बाद बरीद या मुनिहान, ये क्या कहलाए, गुप्तचर। और परवाना नवीस जो थे पोस्ट, ये महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस थे। लग्जरी आइटम उस समय खरीदना है तो परवाना नवीस से पूछ के खरीदना पड़ता। अमीर खुसरो लिखते हैं खजाइन उल फुतूह, और जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं तारीख फिरोजशाही। इब्न बतूता रेहला लिखते हैं, और अबू बकर इशामी फुतुल उस सलातीन, ये नाम है। अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह और जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही, इब्न बतूता की रेहला, अबू बकर इशामी की फुतुल उस सलातीन। अब सल्तनत में 4 खानों का वर्णन है। इनमें हैं जफ़र खान, जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। एक के टाइम के 4 खान थे वहाँ पे। तो जफ़र खान जो था वो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, और नुसरत खान रणथंबोर अभियान में मारा गया। उलूग खां, अलफ खान। इसके अलावा जो अन्य प्रसिद्ध सेनापति थे वो गाजी मलिक, इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। और मलिक काफूर, मलिक काफूर ये था गुजरात का हिंदू। मलिक काफूर गुजरात का हिंदू था, यह किन्नर था, और गुजरात अभियान के समय नुसरत खान ने इसे भड़ौच बंदरगाह से 1000 दीनार में खरीदा था। इसलिए क्या 1000 दीनारी किसका नाम पड़ा? मलिक काफूर। मलिक काफूर के कहने पर एके ने अपने पुत्रों खिज्र खां व सादी खां की हत्या करवा दी और मुबारक खिलजी को जेल में डाल दिया। इतनी बात मानता था मलिक काफूर की अलाउद्दीन खिलजी, कि अपने पुत्रों खिज्र खां व सादी खां की हत्या करा दी और मुबारक खिलजी को जेल में डलवा दी। और क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए, तो एके के समय में हुए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। इसके बाद आते हैं सिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी। उसका संरक्षक कौन था? मलिक काफूर। फिर मुबारक खिलजी को देखो जेल में डलवाया था किसने? एके ने डलवाया। किसके कहने पे? मलिक काफूर। तो मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की करा दी हत्या। बोले बेटा तुम्हारा टाइम आ चुका है। फिर मुबारक खिलजी सल्तनत को संभालते हैं 1316 से 1320, और शराबी था तो बोल रहा आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। बोले हम किसी के सहारे पे नहीं चलेंगे, मैं स्वयं खलीफा हूँ। और निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को भी अस्वीकार कर दिया, और यह महिलाओं के कपड़े पहनता था। खुसर बसाए खुसरो ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? मुबारक खिलजी की। तो मुबारक खिलजी रहे 1316 से 1320 ईस्वी। तो खुसरब शाह 1320 ये थे भारतीय मुसलमान, अभी तक अफगानी थे, अब आगे भारतीय मुसलमान। कौन? खुसरब शाह। और स्वयं को इसने पैगंबर का सेनापति घोषित कर लिया, और इसी के ज़माने से इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लाम खतरे में है, नारे किसने लगाए? तो खुसरब शाह ने। और ये कौन था? भारतीय मुसलमान। और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके भेंट किए, और गाजी मलिक ने
तुर्कों की सहायता से इसको टपकवा दिया। बोले ब्रो, आपके ऊपर जाने का टाइम आ गया है। इसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश ने लगभग 94-95 वर्षों तक शासन किया और सल्तनत काल में क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन किस वंश ने किया, तो वो था तुगलक वंश। और ये अभी तक इलवरी तुर्क थे, अब आगे कोरानी तुर्क। इसके बाद तुगलक वंश में जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। वास्तविक नाम इसका था गाजी मलिक। तो 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल रहा। उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था और ये प्रथम शासक था जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का प्रयोग किया। इसकी राजस्व नीति यानी गयासुद्दीन तुगलक की राजस्व नीति को क्या कहा जाता था? रस्म ए मियामी। और भू राजस्व दर को इसने घटा दिया, 1/10 कर दी। नहरों का निर्माण कराया और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद हो गया। बोले भाई मजा नहीं आ रहा। औलिया ने इससे कहा हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है ब्रो तुम्हारे लिए। और लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और लकड़ी के महल का निर्माण कराया था जौना खां ने। तो सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया वो थे गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? लकड़ी के महल में जौना खां ने जो बनवाया था। कहते तो ये भी हैं कि जौना खां ने जानबूझ के इनको मरवा दिया। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक सल्तनत पर आसीन रहा और इसका वास्तविक नाम ही तो जौना खां था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। और यह किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य या अनुयायी था। सल्तनत काल का सबसे विद्वान और सबसे मूर्ख शासक था, पढ़ा लिखा गधा। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी। कई विषयों का ज्ञान था, दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र। इतिहासकार इसे पागल, रक्त पिपासु बताते। तो पढ़ा लिखा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक, सन 1325-1351। वास्तविक नाम जौना खां, अनुयायी था निजामुद्दीन औलिया का और विद्वान भी यही था। तो वह पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो प्रयोग करने वाला शासक तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के थोड़ा योजनाएं और उनके प्रयोग देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना के दोआब में कर में वृद्धि कर दी और इंटेलिजेंट इतना था, टैक्स बढ़ा दिया था इन्होंने दोआब में, क्योंकि इनको थ्योरी बहुत आती थी। उसके लगा गंगा यमुना दोआब सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर टैक्स बढ़ा दो, बात खत्म। तो उसने टैक्स को बढ़ा के कर दिया 1/2, यानी कि 50% टैक्स। और लेकिन ये नहीं देखा कि वहाँ अकाल पड़ा हुआ तो भाई टैक्स कहाँ से देंगे। और इसके बाद जब उसे पता चला कि टैक्स वहाँ पर लगा रहे हैं जहाँ पर अकाल पड़ा है, तो किसानों को उसने अग्रिम ऋण, कृषि सोनगर प्रदान किए कि भाई अच्छा दिक्कत में हो तो बोले हाँ तो ऐसा करो, तुमको हम ऋण देते हैं, चिंता मत करो, हम हैं ना। बुद्धिमान था लेकिन मूर्ख था। और क्वेश्चन बनता है कि दीवान ए अमीर कोई, यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की दीवान ए अमीर कोई की मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद प्रतीकात्मक सिक्के चलाने वाला शासक, तो चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के किसने चलाए? यह प्रयोग असफल जरूर रहा, लेकिन ये चलाए मोहम्मद बिन तुगलक ने। कारण क्या था? देखो मोहम्मद बिन तुगलक इंटेलिजेंट था, जनता थोड़ी इंटेलिजेंट थी। जनता इसको समझ ही नहीं पाई कि चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाने का फायदा क्या। और अधिकारियों द्वारा असहयोग किया गया और कई लोग घर पे ही छापने लग गए तांबे के सिक्के। पैसा ही पैसा होगा।
विदेशी व्यापारियों ने कहा कि हम इसे अस्वीकार करते हैं। देखिए उस जमाने में सोना चांदी थी जैसे डॉलर मान लो, और तांबे के सिक्के मान लो जैसे पाकिस्तान के रुपया, उसको कोई स्वीकार ही नहीं करता। दिक्कत क्या थी, ये अपूर्ण तैयारी करता था। प्रेरणा, कुबलई खां और गेताकू से। इसके बाद राजधानी परिवर्तन, ये भी कई बार क्वेश्चन आया। राजधानी परिवर्तन, तो इसने देवगिरी को नई राजधानी बनाया और उसका नाम रखा दौलताबाद। ये भी प्रयोग सफल रहा। देखो अकल लगा के बदला था, ऐसे नहीं उसको सपना आया। तो परिवर्तन के कारण क्या थे, तो इब्न बतूता एवं अबू बकर इसामी के अनुसार जनता सुल्तान को गालियों से भरे पत्र लिखकर भेजती थी उस जमाने में भी, इसलिए इसने जनता को दंडित किया। उस जमाने जैसे अभी ट्विटर पे गालियां देते ना, अपोजिशन वाले रोते हैं लोकतंत्र नहीं है, ऐसे ही इस सुल्तान को लोग गालियों से भरे पत्र लिखते थे। और बर्नी के अनुसार सल्तनत के केंद्र में राजधानी स्थापित की। अकल इसने ये लगाई कि मान लो अगर ये सल्तनत है तो बोले इसके बीचों बीच रखो तो यहाँ सब जगह मेंटेन करने में आसानी होगी। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए राजधानी को बदल दिया कि ये बार बार यार दिल्ली पर अटैक कर रहे हैं, तो दिल्ली को जगह इस राजधानी से छोड़ दो, सुरक्षित हो जाए। और इसके समय में भी मंगोलों ने भारत पर एक बार आक्रमण किया और इसके नेता उस समय मंगोलों का थे तमारस रीन। और वास्तविकता में राजधानी का पूर्णतः स्थानांतरण नहीं हुआ था। कुल मिला के ऐसे समझ लो 2 राजधानी टाइप सिस्टम इसने बनाने का प्रयास किया और कई लोग रास्ते में ही टपक गए। और हमें दिल्ली टकसाल के सिक्के भी प्राप्त होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय के। और अरब यात्री अब्बासी कहता है कि 2 राजधानियां थी। इसके बाद भाई यही नहीं रुका, कह रहा अभी नहीं, अभी मेरी अकल और देखो। फिर उसने खुरासान अभियान चलाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान चलाया। उसने कहा कि खुरासान पर आक्रमण करेंगे। तो ऊपर किसका शासन था, ईरान की साइड तरमाशीन का, और इधर था फारस के शाह का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया और उन्हें अग्रिम वेतन दिया। बाद में ये योजना रद्द कर दी, बोले नहीं यार अटैक रहने दो, क्या फायदा है। इसको बाद में याद आता था कि गलती हो गई। उसके बाद कराचिल अभियान, बोले इधर पे हम अभियान चलाएंगे, जीतेंगे, साम्राज्य का विस्तार करेंगे। कराचिल अभियान पर सेना को भेज दिया। आपदा के कारण सेना ही समाप्त हो गई, 3 लोग जीवित बचे कुल। और तुगलक ने उनकी भी हत्या करा दी, बोले तुम क्यों बच गए, तुम भी मर जाओ। और सर्वाधिक विद्रोह का काल किसके समय हुआ सल्तनत काल में, तो वो हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और सबसे ज़्यादा विस्तृत, पूछ लेना, सबसे ज़्यादा विस्तृत सल्तनत किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक। धार्मिक रूप से लेकिन ये सहिष्णु शासक था, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। होली इसका पसंदीदा त्योहार था। और इसी के समय आता है इब्न बतूता। 1333 में भारत आया। ये मोरक्को यानी कि अफ्रीका का निवासी था। कई बार पूछा है कौन, इब्न बतूता। और तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। उससे पहले कुछ दिन के लिए उसे जेल में डाल दिया था। फिर तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। और इसने अपना यात्रा वृतांत चीन में जाकर किया। क्या लिखा था यात्रा वृतांत इब्न बतूता का, रेहला नाम से, और यह था अरबी भाषा में। और 1351 में थट्टा, जबकि सिंध में है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। याद रखना, थट्टा नामक स्थान जो सिंध में है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई।
तो सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक, सहिष्णु मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। वो कहाँ का था? मोरक्को यानी कि अफ्रीका का था। उसने क्या लिखा? रेला, जो कि अरबी भाषा में। इसकी मृत्यु कहाँ हो गई? थट्टा यानी कि सिंध में मृत्यु हो गई 1351 ईस्वी। इसके बाद आता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक 1351 से 1386 तक सल्तनत पर बैठा। 1351 से 1386 तक सल्तनत पर बैठा। इसका राज्याभिषेक हुआ थट्टा यानी कि सिंध में। ये मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? चचेरा भाई था। मतलब वैध उत्तराधिकारी तो नहीं हुआ, सगा भाई तो नहीं था, लेकिन अमीरों और उलेमाओं की सहायता से शासक बना। अमीर और उलेमा इसके समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। भ्रष्टाचार चरम पर था। अफीफ नाम का इतिहासकार भ्रष्टाचार की जानकारी देता। और इम्पोर्टेंट ये है कि फिरोज ने अमीरों के पदों को वंशानुगत कर दिया था। मुख्य रूप से इक्ता, इक्ता मतलब जमींदारी टाइप पर था, तो अमीरों के पदों को वंशानुगत कर दिया था। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कुछ सुधार देख लो। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए सुधार देख। इसने यानी कि फिरोज तुगलक ने हैसमुद्दीन जुनैद से कहा कि राज्य के वार्षिक आय की गणना करो, जो थी 6.78 करोड़ टंका। 3 नए सिक्के चलाए, ससगानी सिक्के, अद्धा और बिक। ये मूल जो सिक्के चलते थे उनका कितने गुना था? ससगानी 6 गुना था, और अद्धा 1/2 होगा ही, और बिक था 1/4। ससगानी 6 गुना, अद्धा आधा होगा नाम से ही, और बिक चौथाई था। तो अद्धा हो गया 98, बिक हो गए 54, और ससगानी वो हो गया 6 गुना। और सरिया कानून के हिसाब से 4 टैक्स लगाए। खुम्स यानी कि लूट का माल, खराज यानी कि भू राजस्व कर। याद रखना, खराज किसको बोलते हैं? भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स। इसके बाद जजिया कर लगाया किसने? फिरोज तुगलक ने, जो था राजनीतिक कर। और जकात ये है मुस्लिमों द्वारा दिया गया दान, जो आय का कौन सा हिस्सा होता है? 40वां हिस्सा। तो जजिया कर किसने शुरुआत कर दी? फिर से तो जजिया कर लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने खुम्स, खराज, जजिया, जकात। खुम्स, खराज, जजिया, जकात। खुम्स किसको बोलते हैं? देख लो, बार बार कह रहा हूँ, याद रखना। खुम्स किसको बोलते हैं? लूट का माल। खराज बोलते हैं भू राजस्व कर को। जजिया राजनीतिक टैक्स, गैर हिंदुओं में लगता था। और जकात मुस्लिमों द्वारा किया गया दान, यानी कि आय का 40वां हिस्सा होता। उसने 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया, जिन्हें क्या कहा जाता था? अब बाब। और नहरों का निर्माण कराया, उनकी मरम्मत भी कराई। और इसने 300 शहरों की भी स्थापना करी। जो प्रमुख शहर बसाया था वो फिरोज शाह कोटला, जो 5वीं दिल्ली। और प्रमुख नहरें राजावाही नहर और उलूग खानी नहर, इनका भी निर्माण कराया। और कई नहरों की मरम्मत भी कराई। किसने? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला यानी कि 5वीं दिल्ली, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हसन फिरोजा, फतेहाबाद और अपने पुत्र फतेह खान की याद में बनाया। कौन सा? फतेहाबाद। और जौनपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने भाई जौना खान। अब ये बताओ, जौना खान किसका नाम था? अपने भाई जौना खान की याद में जौनपुर बसाया। और बंगाल अभियान से लौटते समय जौनपुर शहर बसाया था। और इसने 1200 उद्यानों का निर्माण भी कराया, और कुछ विभागों की भी स्थापना करी। एक बात याद रखना, अगर पूछे कि फिरोज शाह तुगलक कैसा शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो शासक था, फिरोज शाह तुगलक वो कट्टर मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक कैसा शासक था? वो था सहिष्णु, लेकिन फिरोज शाह तुगलक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने कुछ विभागों की स्थापना करी। दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग गरीब मुसलमानों के लिए बनाया। ये नाम याद रखना, नाम याद रखना, यही पूछता है। दीवान ए खैरात ये था दान विभाग, और गरीब मुसलमानों के लिए था। और दीवान ए
इस्तिहाक जो पेंशन विभाग था और दीवान ए बंदगान यानी कि गुलाम विभाग की स्थापना की। सफ़ा खाना या दारुल सफ़ा चिकित्सालय की भी स्थापना कराई। और इसने एक सिंचाई टैक्स लागू किया जिसको बोलते हैं हक ए शर्ब। उस्र यानी कि मुसलमानों की भूमि और उसरी कर, उस्र पर लगाया गया कर। उस्र किसको बोलते थे? मुसलमानों की भूमि, और उसरी यानी कि उस्र पर लगाया गया टैक्स, उस्र पर लगाया गया टैक्स। इसके बाद अभियान की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक अच्छा सेनापति नहीं था। बंगाल व सिंध अभियान किया। सिंध अभियान को अत्यंत कुव्यवस्थित अभियान कहा जाता है, मतलब ये अच्छा सेनापति नहीं था। धार्मिक नीति, तो फिरोज शाह तुगलक की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो ये देखिए हमने क्या बताया, जैसे अभी पढ़ रहे थे बलबन, तो वो क्या दिखा रहा था कि हम ईरान से संबंधित हैं, हम बहुत बड़े महान अफरासियाब वंश से संबंधित है। ईरानी चाल चलन, ईरानी नाम बच्चों के रखे, ईरानी त्यौहार, मतलब वो दिखाता था कि हम वहाँ से संबंधित। ऐसे ही चूँकि फिरोज शाह तुगलक की माँ हिंदू थी तो वो दिखाना चाहता था, और दिखाना उनकी मजबूरी होती है कि हम बहुत कट्टर मुसलमान हैं, हमें हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं, जिससे अमीरों का विश्वास उसमें बना रहे। तो उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। बंगाल अभियान से लौटते समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर को उसने तोड़वा दिया। और इसने ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, इसको भी तोड़वा दिया। बंगाल अभियान से लौटते समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन पूछ ले, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने तोड़वाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और ज्वाला देवी मंदिर को भी तोड़वाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और ज्वाला देवी मंदिर से जो प्राप्त पांडुलिपि थी उसका फारसी में अनुवाद भी कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और अनुवादक थे अजीजुद्दीन, और अनुवाद का नाम है दलाइल फिरोज शाही। दलाइल फिरोज शाही। और फिरोज की जो आत्मकथा थी वो थी फुतुआत ए फिरोज शाही। फुतुआत ए फिरोज शाही, फिरोज शाह की आत्मकथा थी। और इसके बाद जियाउद्दीन जो बर्नी की पुस्तकें थी वो थी तारीख फिरोज शाही। इसी के समय था बर्नी, तो किसके समय था जियाउद्दीन बर्नी? वो था फिरोज शाह तुगलक के समय। और उसकी किताबें देखो, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। और शम्स सिराज अफीफ की जो पुस्तकें थी वो थी तारीफ ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, लेकिन तारीफ ए फिरोज शाही वो शम्स सिराज अफीफ की पुस्तक थी। सीरत ए फिरोज शाही के लेखक थे अज्ञात। इसमें नहरों की जानकारी मिलती है। फिरोज के आर्थिक सुधारों का श्रेय उसके मंत्री खान जहां तेलंगानी को जाता है। वह तेलंगाना का ब्राह्मण था। बाद में ये कन्वर्ट हो गया था, बाद में ये कन्वर्ट हो गया था। तो फिरोज के आर्थिक सुधार जो हुए उसका श्रेय जाता है खान जहां तेलंगानी को, और यह तेलंगाना का ब्राह्मण था। इसका वास्तविक नाम था कन्नू। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक दुत्ती आते। अभी तक पहला संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक दुत्ती आता है 1386 में। और इस समय गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गया। फिर आता है नासरुद्दीन महमूद। तो नासरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक बैठा। सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। और 1398 सन याद रखना, 1398 तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। और उस समय दिल्ली का शासक था नासरुद्दीन महमूद, और सुल्तान दिल्ली छोड़कर भाग गया। एक भिखारी दौलत ने तैमूर को लंगड़ा कहा, इसीलिए उसका नाम हो गया तैमूर लंग। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ ले गया समरकंद, और समरकंद में भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण कराया। तो ये इतने अच्छे, जो कहते हैं ना कि अच्छा हमने बनवाए ताजमहल और ये सब हमने बनाए, इनका क्या है, ये तो हमारा ही है। जब तुम्हारा ही होता तो ये भारतीय कारीगरों को अपने साथ लेके समरकंद थोड़ी जाता कि हमारा मकबरा बना। तो जब वही सब यहीं सीखा है इन्होंने, और बाकी सब लूट और लूट, एक ही मकसद था। इसके बाद दौलत खान लोधी आता है
1412 से 1414 नासिरुद्दीन महमूद के बाद, और खिज्र खान ने उसकी हत्या करवा दी। खिज्र खान ने उसकी हत्या करा दी। अब आता है सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।